हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। डेट है आज 1 जनवरी 2020 और आज के साल की शुरुआत करंट अफेयर से ही करेंगे हम। करंट अफेयर करने के बाद क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड और कुछ स्टेटिक पोर्शन पे बेस्ड। तो चलते हैं हमने फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक है डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क न्यूज़ में, इसे देखेंगे। सेवन शेड्यूल न्यूज़ में इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है ये देखेंगे। रिक्यूजल ऑफ जजेस ये देखेंगे। यूके की वैक्सीन ग्लोबल गेम चेंजर कैसे हो सकती है इसे देखेंगे। व्हाट इज़ फेशियल रिकग्निशन टेक्निक क्या है इसे देखेंगे। इथेनॉल प्रोडक्शन क्या है। व्हाट इज़ अफसा एक्ट, ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ये क्या है इसे देखेंगे। नेक्स्ट है प्रगति के बारे में न्यूज़ है, इसकी 34th अभी इंटेक्शन मीटिंग हुई है, इसे देखेंगे। और कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया आकाश मिसाइल के एक्सपोर्ट को, तो इसके बारे में पढ़ेंगे आकाश मिसाइल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है जी? असम में है ये अपना प्यारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा होगा ये असम, असम का मैप है जी ये असम का मैप है। और असम के यहाँ पे साइड में नॉर्थ ईस्ट में, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर है जो बह रही है। ब्रह्मपुत्र रिवर के सदर्न साइड में, ये साउथ में दक्षिण में ये है डिब्रू सिखोवा। और भी कई नेशनल पार्क है यहाँ पे, औरंग और काजीरंगा। तो ये हमें पढ़ना है आज डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, ये आपने देख लिया। अभी क्या है कि जो यहाँ से पीपल रिहेबिलिटेट करना है इन पीपल को, इसलिए न्यूज़ में था 31 जनवरी डेडलाइन रखी है, क्योंकि पहले ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी और इसे डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया था। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा क्या इशू है। देखो ये 1919 तक क्या था, डिब्रू सिखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, फिर बाद में इसे अपग्रेड कर दिया था नेशनल पार्क। और इनमें फ़र्क क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ना जी, वो पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए होती है। मान लो टाइगर के लिए बना दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर उसे टाइगर रिजर्व भी बोल देते हैं। या फिर मान लो किसी एक मान लो एक सींग वाले गैंडे होते हैं ना, वन हॉर्न राइनोज, उसके लिए बना दी। मतलब कोई पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की जाती है, और नेशनल पार्क में सारी स्पीसीज़ आ जाती हैं, समझे। अब इस नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लेते हैं। डिब्रू सिखोवा के बारे में क्या न्यूज़ है ये जी, बता दिया मैंने। असम में सिचुएटेड है ये, साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, साउथ में, याद रखनी है, ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ में, दक्षिण में ये लोकेटेड है, समझे। और यहाँ पे लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट का, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये उत्तर पूर्वी भारत में जो भी फॉरेस्ट है वहाँ का लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट क्या होता है? स्वैम्प फॉरेस्ट होता है जी, मान लो ये है फॉरेस्ट, यहाँ पे पानी भरा है और पानी में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक है, ये दलदल टाइप है, इसे बोलते हैं स्वैम्प, समझे। और एक होता है जी मार्सी और स्वैम्प में फ़र्क क्या होता है? MARSHY, मार्सी लैंड। इसमें क्या फ़र्क होता है? इसमें भी पानी भरा होता है जी, और पानी भरा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्लांट होते हैं, छोटे छोटे पौधे, घास वगैरह हो गई, ग्रास। तो ये भी दलदली होता है, समझे। एक तरह से क्वागमायर बोलते हैं इंग्लिश में, क्वागमायर दलदल। तो इसमें मार्सी और स्वैम्प में फ़र्क ये, स्वैम्प में पेड़ होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, समझे। और मार्सी में होते हैं प्लांट, छोटे छोटे ग्रास वगैरह, होते दोनों एक ही तरह के हैं। और अब डिब्रू सिखोवा को ना IBA, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने रिकॉग्नाइज़ कर दिया है, पहले ही कर चुका है। इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया की कैटेगरी में भी है, कौन सा? डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। और ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल डिक्लेयर करता है किसी भी एरिया को प्रिजर्व करने के लिए, ज़्यादा अटेंशन देने के लिए। इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया, जब उसकी मान लो वहाँ पे कोई स्पीसीज़ वगैरह अच्छे पाए जाते हैं, और उसमें उसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और इससे क्या होता है, उसका टूरिज़्म बढ़ता है वहाँ पे, टूरिस्ट वगैरह। तो इसलिए ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया में की कैटेगरी में डाला हुआ है। अब बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है इसके बारे में भी देखेंगे। पहले डिब्रू सिखोवा के बारे में पूरी न्यूज़ पढ़ लेते हैं। इसमें फेमस रेयर वाइट विंग्ड वुड डक्स पाई जाती है, और फेरल हॉर्सेस। ये जी देख लो आप, ये है रेयर वाइट विंग्ड वुड डक्स। वाइट विंग्ड क्यों कहा है? देखो जी, वाइट मीने सफ़ेद, विंग्ड मीने फीदर, विंग्ड मीने होते हैं फीदर या पंख,
ये वाइट वाइट से पंख है ना इसके साइड में छोटे थोड़े से, और ये वुड की तरह है, डक, बतख। तो ये वाइट वुड डक है, ये आप देख रहे हो जो। और एक फेरल हॉर्स पाया जाता है। फेरल का मतलब होता है जी वन्य, वन्य या जंगली, जंगली घोड़ा, ये जी जंगली घोड़ा, फेरल हॉर्सेस, ये आपका फेरल हॉर्सेस, समझे। और इस फॉरेस्ट में सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है, लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट मैंने बता दिया। सेमी एवरग्रीन क्या होता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है ना इक्वेटोरियल रीजन पे, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है ना वहाँ पे ही सेमी एवरग्रीन होता है, समझे। जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा, रेनफॉल जहाँ पे होगा वहीं पे सेमी एवरग्रीन पाया जाता है फॉरेस्ट। और डेसिडुअस फॉरेस्ट जहाँ पे 100 से लगभग ये रहता है 200 सेंटीमीटर तक, मतलब सेमी एवरग्रीन से जहाँ रेनफॉल कम होता है ना वहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। लेकिन डेसिडुअस फॉरेस्ट में एक खास बात होती है, ये एक पर्टिकुलर सीजन में, एक विशेष मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे जो होते हैं ना, यहाँ पे जो ट्री प्लांट होते हैं, एक सीज़न आता है, उस सीज़न में पत्ते गिरा देते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, समझे। लीफ फॉल होता है जी ट्रीज़ का पर्टिकुलर सीज़न में। और लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट, ये पानी में जो पाए जाते हैं फॉरेस्ट वगैरह, वो इससे रिलेटेड है, लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट। और यहाँ पे एक वेटलैंड पाया जाता है। वेटलैंड मैंने बताया कि आर्द्र भूमि, आपको पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, आर्द्र भूमि हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि। वेटलैंड क्या होता है, ये किसी भी लेक को बोल देते हैं, रिवर को बोल देते हैं, जहाँ पे पानी भरा होता है ना उस एरिया को, जो इम्पोर्टेंस होता है उसकी अगर कोई इम्पोर्टेंस है, वहाँ के एरिया को कंजर्व करने के लिए, मतलब वाटर रिचार्ज करने में हेल्प करता है ये, फ्लड को रोकने में, तो बहुत सारी ये हेल्प करता है वेटलैंड। तो ये कुछ नहीं है, बस पानी भरा होता है भूमि पे, वो ये वेटलैंड, चाहे थोड़ा भरा हो या ज़्यादा भरा हो या दलदल हो, उसे भी बोल देते हैं वेटलैंड। तो यहाँ कौन सा वेटलैंड है इस नेशनल पार्क में, मगुरी पोटा, मगुरी मोटापुंग, मगुरी मोटापुंग। अब बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसने इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया है किसको, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क को। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है, एक एनजीओ है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था है, जो क्या है बर्ड को और उनके हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए काम करती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज कहाँ, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में कैम्ब्रिज, वहाँ पे हेडक्वार्टर है। और याद रखना है गैर सरकारी है, कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है ये। और कब बनी थी, 1922 में, समझे। 1922 में बनी है ये, तब से काम कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, इतना ही था इसके बारे में। नेक्स्ट है जी 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 7th शेड्यूल में जी आती हैं आपकी 3 लिस्ट दी हुई है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो यूनियन लिस्ट, समझे, एक तो यूनियन लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट, ये 3 लिस्ट है जी। तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है, क्या है, अभी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने, CII ने अभी कहा है कि जो टूरिज़्म है, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया जो टूरिज़्म है उसको कंकरेंट लिस्ट में डाला जाए, कंकरेंट लिस्ट में सेंटर को रिक्वेस्ट की है। अब ये देख लो पहले आप, आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, उसमें 7th जो शेड्यूल है 12 में से 7th शेड्यूल में क्या है कि 3 लिस्ट होती है, मैंने बताया अभी, ये यूनियन, कंकरेंट, स्टेट। यूनियन लिस्ट वो होती है जिसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकता है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो हमारी, वो ही लॉ बना सकती है। और स्टेट लिस्ट में, जनरली स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। कोई इमरजेंसी सिचुएशन है या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन आ गई, मान लो 356 लग गया, प्रेसिडेंट रूल लग गया स्टेट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। लेकिन जनरली क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट ही इस पर, जो भी इसमें सब्जेक्ट है, मान लो किसी के बारे में लिखा हुआ है इसमें, तो लॉ, जैसे एग्रीकल्चर हो गया या फिर आपका पुलिस हो गया, तो इस पर लॉ बनाती है ये स्टेट गवर्नमेंट। कंकरेंट लिस्ट में वो होते हैं जो सब्जेक्ट जिस पे स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों, सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट दोनों लॉ, कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर यूनियन गवर्नमेंट का कोई लॉ बना हुआ है, कानून, तो वो प्रिवेल करेगा, मतलब वो माना जाएगा, समझे। तो अब इसके न्यूज़ क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अभी क्या है, CII ने बोला है,
सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि टूरिज्म को, जो पर्यटन है, उसको किस में डाला जाए, कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची बोलते हैं जी हिंदी में, कंकरेंट को समवर्ती सूची, और यूनियन को संघ सूची और स्टेट को राज्य सूची। अब टूरिज्म कौन से अभी कौन सी लिस्ट में, ये बताओ आप कौन सी लिस्ट में, ये कौन सी लिस्ट में है? ये जी कोई सी लिस्ट में नहीं है अभी, समझे, ना तो यूनियन में, ना सेंट्रल में, ना स्टेट में। तो फिर टूरिज्म पे लॉ कैसे बनते हैं? लॉ इस तरह से बनते हैं जी। अभी क्या है जी, एक पिलग्रिमेज नाम का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है जी तीर्थ स्थान या तीर्थ यात्रा। तो अगर डोमेस्टिक हमारे इंडिया के अंदर पिलग्रिमेज है, तीर्थ स्थान की यात्रा है, तो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है लो, वो स्टेट लिस्ट में है। और अगर आउटसाइड इंडिया है, इंडिया से बाहर है पिलग्रिमेज, जैसे मान लो हज के लिए जा रहे हैं कोई, हज के लिए तीर्थ यात्रा पे, तो उसके लॉ कौन बनाती है? उसके लिए लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर इंडिया से आउटसाइड है, इंडिया से बाहर है, समझे। लेकिन टूरिज्म भी कोई सी लिस्ट में नहीं है, ना तो सेंट्रल में, ना स्टेट में, ना कंकरेंट में। अच्छा एक चीज़ और है, ये लिस्ट कौन से आर्टिकल में दी हुई है? 246 में दी हुई है आर्टिकल में, समझे, संविधान के अनुच्छेद 246 में दी हुई है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, ये चीज़ याद रखनी है आपको कि अगर अगर कोई भी सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं है, ना यूनियन में, ना स्टेट में, ना कंकरेंट में, तो फिर कौन लॉ बनाएगा? उसके लिए वो आते हैं जी रेजिड्यूरी पावर में, रेजिडुअरी पावर में। और ये रेजिड्यूरी पावर है जी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर तीनों लिस्ट में वो सब्जेक्ट नहीं है, जैसे आपका साइबर सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेट हो गया, ये पहले कहाँ थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो अब ये आए हैं, तो इन पे लॉ कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो किसी भी लिस्ट में नहीं है सब्जेक्ट, समझे। और ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 248 में, ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा अब न्यूज़ आते हैं अपनी न्यूज़ पे। न्यूज़ ये मैंने बता दिया, न्यूज़ सारी तो मैंने बताई दी आपको। देखो आर्टिकल 246 में है ये 7th शेड्यूल, समझे, और 3 लिस्ट हैं इसमें 7th शेड्यूल में, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट, यही लिखा है इसमें। और यही लिखा है कि अगर यूनियन लिस्ट में क्या है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, स्टेट में, स्टेट कंकरेंट में दोनों, अगर दोनों का लॉ बना हुआ है तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, यही सब लिखा हुआ है इसमें। इतनी न्यूज़ थी जी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिक्यूज़ल ऑफ जजेस। रिक्यूज़ल का मतलब होता है जी जांच से हटना, समझे, जांच से हटना। यानी कि कोई जजेस मान लो कोई केस सुन रहा है और केस को छोड़ दे कि मैं नहीं, इस केस को मैं नहीं देखूंगा, किसी और जजेस को दे दे, समझे, मतलब अपने आप को बैक कर ले, किसी केस से हटा ले, तो रिक्यूज़ल का भी ये मतलब होता है। न्यूज़ में क्यों था? अभी आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट की वजह से न्यूज़ में था कि अभी इसके पास एक प्ली आई थी, एक पिटीशन आई थी रिक्यूज़ल ऑफ जजेस की, कि अपने आप को बोला था कि जज अपने आप को इस केस से हटा ले, तो लेकिन हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, तो इसलिए न्यूज़ में है। अब ये होता क्या है ये देखते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें होता है जी जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन और रिक्यूज़ल एक ही बात है। इसका मतलब क्या है, मान लो अगर कोई भी जज अपने आप को एब्सटेन कर ले फ्रॉम पार्टिसिपेशन, यही है जी अपने आप को जांच से हटा ले, कोई केस सुन रहा है और जांच से हटा ले, तो उसे रिक्यूज़ल ऑफ जजेस बोलते हैं। क्यों हटा ले? अगर उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो अगर जज है, ये जज कोई केस सुन रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जी कि अगर उसके बारे में अगर कोई ऐसा केस सुन रहा है, मान लो दो पार्टी हैं ए बी, दो केस, ये एक केस है, दोनों पार्टी हैं, इन दोनों के खिलाफ केस चल रहा है, समझे। तो इसमें से कोई ऐसी पार्टी है जिसे जज जानता है, समझे, उसका कोई रिलेटिव है, तो उस पर केस सुनना ये हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, समझे, इस वजह से हटाना। अब इसके क्या है ग्राउंड है, यही है जो मैंने एक तो बात बता दिया आपको, किसी पार्टी को जानता है, किसी पार्टी के वन पार्टी के फेवर में कोई जजमेंट ना दे दे, पक्षपात ना कर दे जज, कोई जज न्याय सुनाते समय, फैसला सुनाते समय कोई पक्षपात ना करे, बायस ना हो जाए, इस वजह से। दूसरा क्या है, यही है कि किसी भी एक पार्टी से दूसरी पार्टी से उसका रिलेशनशिप ना हो, मान लो उसके परिवार का मेंबर ना हो, या उसका कोई जानकार दोस्त वगैरह ना हो, या फिर ऐसा ऐसा वकील हो जिस केस को सुन रहा है, मान लो ये दो पार्टियां ए और बी, इसका वकील है पी और क्यू,
और इनमें से किसी लॉयर को जानता है, किसी वकील को जानता है जज, तो फिर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो भी रिक्यूजल वो कर सकता है। दूसरा, कोई मान लो किसी पार्टी को पर्सनली वो जानता है, पर्सनली नॉलेज है उस पार्टी के बारे में और उसे फेवर कर सकता है, ये डर है, समझे, इन केस में होता है। और इसके बारे में कोई ऐसा रूल, कोई कमेंट है क्या, कोई लॉ है इसमें? देखो जी, ऐसा कोई लॉ नहीं है हमारे इंडिया में रिक्यूजल का। ये क्या है कि बस अपने जज का ना अपना सिर्फ डिस्क्रिशन है, मतलब उसका एक तरह से ये मान लो आपको, उसकी अपनी मर्जी है कि वो चाहे तो हट सकता है, रिक्यूजल कर सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, अभी मेरा जानकार है केस में, कोई दूसरे जज को दे देगा। लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कहे कि डेफिनेट लॉ कि जज को रिक्यूजल करना चाहिए, हटना चाहिए इस जांच से, समझे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जब जज जज को अपॉइंट किया जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज को या किसी हाई कोर्ट के जज को, तो वो शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। तो ओथ में वो ये वचन करते हैं कि वो बिना फियर और फेवर, बिना डर के और बिना किसी का फेवर करे हुए, किसी का पक्ष लेते हुए अपना डिसीजन सुनाएंगे। तो इसके बेस पे ये रिक्यूजल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है क्या इस पे? हाँ जी, एक जजमेंट है 2015 में, जे चलेसमें ये चलामेश्वर जस्टिस ने, ये जज का नाम है जी, जे चलामेश्वर। इस जज ने कौन सा केस का क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस 2015 का जी। इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि अगर किसी जज का, मान लो एक जज के सुनाने से, मान लो ये ए जज है, इस जज के डिसीजन देने से किसी केस पे कोई डेंजर, रियल डेंजर है, मतलब कोई खतरा हो सकता है, या फिर उस पर सस्पिशन लगाया जा रहा है, उस पर किसी के द्वारा ये किया जा रहा है, संदेह किया जा रहा है, सस्पिशन किया जा रहा है कि इस जज के होने से किसी एक पार्टी का फेवर हो सकता है, बाइस हो सकता है, पक्षपात हो सकता है केस में, तो क्या है कि जज को वहाँ से रिक्यूजल कर लेना चाहिए और कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं कर देनी चाहिए, ठीक है, नो फर्दर इंक्वायरी। तो ये केस है इसका। तो बस इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यूके की वैक्सीन ने जो कहा है कि ग्लोबल गेम चेंजर हो सकती है, अभी यूके गवर्नमेंट ने बनाई है, यूके में किसने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जी, उसने बनाई है। वैक्सीन का नाम है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। किसके लिए? कोरोना वायरस के लिए, कोविड-19 डिसीज़ के लिए। वैक्सीन का नाम याद रखना है, एस्ट्राजेनेका। और किसने बनाई है? ऑक्सफोर्ड ने, ठीक, एस्ट्राजेनेका। तो ये न्यूज़ में थी। और हमारे जो पुणे में इंस्टीट्यूट है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो इसने टाई अप किया है एस्ट्राजेनेका के साथ कि ये हमारी कंट्री में जो कोरोना वायरस की वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये मतलब इसका प्रोडक्शन करेगा, समझे। अब वैक्सीन वर्क कैसे करती है ये देखते हैं। ये जो वैक्सीन बनाई है, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बनाई है, तो ये वर्क कैसे करती है। ये वैक्सीन क्या है, किस पे बेस्ड है? ये एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, वायरल वेक्टर वैक्सीन, ये नाम इंपॉर्टेंट है जी इसका। ये कैसी है? वायरल वेक्टर वैक्सीन, जो mRNA से डिफरेंट है। mRNA मतलब मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। जो mRNA पे बेस्ड वैक्सीन होती है ना, उससे डिफरेंट है ये। कैसे डिफरेंट है? ये डिफरेंट इस तरह से है जी, ये क्या करती है, जो वायरल वेक्टर वैक्सीन है, ये नॉन रेप्लिकेटिंग वायरस को यूज करती है। नॉन रेप्लिकेटिंग का मतलब है जी, जैसे ये वायरस है ना, मान लो ये वायरस है, आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा वायरस, जब आपकी बॉडी में जाता है ना, वो रेप्लिकेट करता है। एक वायरस से मान लो 2-3 वायरस बन गए, अपने आप को प्रोडक्शन कर देगा ये, रेप्लिकेट ये का मतलब है अपने आप को प्रोड्यूस कर देगा, समझे। और फिर ये आगे फर्दर 3 कर देंगे, 1 2 3 और ये 3, तो ऐसे एक चेन सी बन जाती है। और वायरस पर बहुत ज़्यादा, इसलिए वायरस जो जिस कोई भी बीमारी है ना वायरस से रिलेटेड डिसीज से, तो रोकना बहुत भारी हो जाता है उसे। तो ये जो वायरस, जो वैक्सीन है ना, वायरल वेक्टर वैक्सीन, ऐसे वायरस से ना, ऐसे वायरस को यूज़ करेगी जो रेप्लिकेट ना होता हो, जो ऐसे रेप्लिकेट ना होता हो, ऐसे वायरस को यूज़ करेगी। और उसमें डिलीवर करेगी क्या है, जीन SARS-CoV-2, सारस, ये सार्स है जी, कोव-2 जीन को यूज करेगी। किसकी फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में। और डीएनए की फॉर्म में इसको ह्यूमन, मतलब किसी भी पर्सन में इंजेक्शन लगा दिया जाएगा डीएनए की फॉर्म में। और वैक्सीन किससे बनाई जाएगी? नॉन रेप्लिकेटिंग वायरस से, समझे। ये यूज़ होता है इसका। इसकी वजह से जब डीएनए की फॉर्म में ह्यूमन को लगाई जाएगी, तो ह्यूमन सेल में जाकर ये वैक्सीन, वायरल प्रोटीन क्या है, प्रोड्यूस्ड होंगे, और जो क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाएगी।
जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, पर्सन की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम, तो उसको इंक्रीज करेगी। तो कैसे कैसे और वर्क करती है पूरा डिटेल देखते हैं इसके बारे में, साइंटिस्ट ने कैसे बनाया इसे। ये देखो जी, साइंटिस्ट ने क्या लिया, पहले एक जीन लिया वायरस से, कोरोना वायरस का ही, ये वायरस है ना, ये कोरोना वायरस है, इससे ही जीन लिया, कोरोना वायरस से ही जीन लिया। ऐसा जीन लिया जो क्या है कि वो नॉन रेप्लिकेटिंग है, मैंने बताया था। और फिर क्या है, इस जीन को एक ऐसे वायरस में रखा जो हार्मलेस है। इस जीन को एक जीन लिया पहले और ऐसे वायरस में रखा जो हार्मलेस है। हार्मलेस का मतलब होता है जी हार्मलेस, हार्म का मतलब हानि, लेस मतलब रहित, समझे, हार्मलेस हानि रहित, जिससे कोई नुकसान ना हो। ऐसे वायरस में पुट कर दिया इस जीन को वैक्सीन बनाने के लिए। अब इस डीएनए की फॉर्म में, फिर डीएनए की फॉर्म में इसको इंजेक्ट कर दिया। देख रहे हो, ये वायरस से जीन लिया और ऐसे वायरस में पुट कर दिया। ये हार्म नहीं पहुंचाता, ये वायरस है, ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसे वायरस में इसका जीन लेके कोरोना वायरस का इसमें पुट कर दिया और फिर डीएनए की फॉर्म में ये इंजेक्शन लगा दिया। ये देखो इंजेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, छोटा सा ये इंजेक्शन दिखाई दे रहा है, इंजेक्शन लगा दी ह्यूमन को। अब ये इंजेक्शन क्या करेगा, वैक्सीन इंटर हो गई बॉडी में जब इंटर हो गई सेल में, तो क्या करेगी, ये स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी। स्पाइक प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन ऐसे ही, ये जी दिखाई दे रहा है, ये आपको प्रोटीन है, और इसके ऊपर जो नुकीली चीज़ निकल रही है ना, नुकीली और खुंटी जैसी चीज़ें, ये इसकी वजह से इसे स्पाइक बोलते हैं। कि स्पाइक का मतलब होता है खुंटी या नुकीली चीज़ कोई भी, तो इसलिए इसे स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। तो ये वैक्सीन अंदर जाएगी बॉडी में, स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी। इससे क्या होगा, ये स्पाइक प्रोटीन है जो ये प्रतिरोधक क्षमता इंक्रीज करेगा, प्रतिरोधक क्षमता इंक्रीज करेगा किसी भी पर्सन की, इम्यून सिस्टम, इंग्लिश में इम्यून सिस्टम को प्रोड्यूस करेगा। और इम्यून सिस्टम जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। क्या होंगी, एंटीबॉडीज़। अब थोड़ी देर के लिए अपना टॉपिक यहाँ पे पॉज करते हैं। अब जानते हैं एंटीबॉडीज़ क्या है, समझे। देखो जी, जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करता है, मतलब ये पर्सन है कोई, ये कोई पर्सन है और इसकी बॉडी में अभी कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, समझे। अब कोई भी बैक्टीरिया वायरस आया तो इसे बोलते हैं फॉरेन सब्सटेंस, क्योंकि इसकी बॉडी में है नहीं ये। फॉरेन का मतलब विदेशी सब्सटेंस, तत्व, फॉरेन सब्सटेंस आ गया, और इसी को बोलते हैं एंटीजन। फॉरेन सब्सटेंस को एंटीजन आ गया कोई भी, समझे। और जब एंटीजन आ जाता है ना, तो बॉडी कुछ हद तक क्या करती है, खुद प्रोटेक्ट करती है। जैसे ही एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज, समझे, एंटीबॉडीज। तो जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं तो ये प्रोटेक्ट करता है एंटीजन से। जब ये एंटीजन बॉडी में एंटर करते हैं, मानव शरीर में आते हैं, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। एंटीबॉडी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किससे, एंटीजन से, कोई वायरस बैक्टीरिया है। लेकिन कभी कभी इतना भारी बैक्टीरिया होता है, जैसे ये कोरोना वायरस, ये वायरस है, इतना पावरफुल वायरस या बैक्टीरिया होता है कि जो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है ना एंटीबॉडी, उनके बस की बात नहीं होती कि वो हाथ खड़े कर देती हैं कि भाई साहब हमसे नहीं होगा, कोई बाहर से हमें दो पावर, समझे। मान लो ये है कोई पर्सन, और इससे है, मान लो इसकी सेल छोटी छोटी हैं इसकी बॉडी के अंदर ये, और इससे भारी वायरस आ गया इतना बड़ा। अब इस सेल ने हाथ खड़े कर दिए, बोल दिया कि ना हमसे नहीं होगा, बाहर से पावर लाओ। अब फिर आएगा जी छोटा भीम क्या है यहाँ पे, वैक्सीन या फिर दवाई, कोई मेडिसिन आएगी। ये क्या करेगी, इसको पावर देगी एंटीबॉडीज़ को, समझे। इस एंटीबॉडीज़ को, जो ये है एंटीबॉडीज़, और ये वायरस आया इतना बड़ा, बाहर से मेडिसिन आएगी, मेडिसिन लेगा आदमी, पर्सन, या फिर वैक्सीन लगेगी। ये क्या करेंगी, इसकी एंटीबॉडीज़ को बढ़ा देंगी। ये क्या कर देंगी, इतना बड़ा कर देंगी, ये समझ लो आप, ये इतने बड़े कर दी, और भी बड़ा कर दिया, समझे। अब ये एंटीबॉडीज वायरस से ज़्यादा हैवी हो गई ना, अब इसको किल करेंगी। किल कैसे करेंगी, वो पूरा प्रोसेस हम न्यूज़ में जानेंगे। ये इतना समझ में आया, सिंपल भाषा में बिल्कुल, ये समझ लो आप। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ये टॉपिक अब यहाँ कहाँ थे हम, स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस हो गई। ये स्पाइक क्या है, ये नुकीली चीज़ें, नुकीली सी बनी होती है इसमें, खुंटी सी, इसलिए इसे प्रोटीन को स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। अब स्पाइक प्रोटीन इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे हमारे, और इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। जब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी ना, तो ये आगे ना एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि टी सेल को एक्टिवेट करती हैं, टी सेल। अब टी सेल एक होता है बी सेल,
टी सेल क्या होता है? टी सेल होता है जी, ये वाइट ब्लड सेल होती है ना जो हमारी वाइट ब्लड सेल, ये दोनों उसी के पार्ट होते हैं, टी सेल भी और बी सेल भी उसी का एक टाइप होते हैं, टी सेल और बी सेल। बी सेल तो इन्फॉर्मेशन देती है टी सेल को, जैसे भी कोई एंटीजन आता है ना कोई बाहर से, बी सेल इन्फॉर्मेशन देती है और एक्टिवेट करती है टी सेल को, समझे। मान लो कोई भी बाहर से फॉरेन सब्सटेंस आया, एंटीजन आया, जैसे मैंने बताया था एंटीजन बाहर से आया, वायरस या बैक्टीरिया एंटीजन, तो बी सेल तुरंत बताएंगी, जाएंगी टी सेल से कहेंगी अरे भाई साहब बाहर से कोई परदेसी आया है, एंटीजन आ गया, आप जाओ उससे लड़ो। ये एक तरह से मैसेंजर है बी सेल, और टी सेल को बताएगी। ये है जी धारा सिंह टी सेल, ये समझ लो आप, समझे। ये टी सेल क्या करेगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। किसके साथ मिलके? जो स्पाइक प्रोटीन है ना, स्पाइक प्रोटीन बना है इस वैक्सीन से, स्पाइक प्रोटीन के साथ मिलेगी कि आओ भाई दोनों लड़ेंगे हम, दोनों इस वायरस से। तो ये स्पाइक प्रोटीन है ना जो, और टी सेल दोनों मिलके इस कोरोना वायरस का सत्यानाश कर देंगी, किल कर देंगी, मार देंगी, समझे। ये देखो यहाँ पे ये टी सेल ये एंटीबॉडीज़ के साथ मिलके और फिर कोरोना वायरस को मार देंगी। इनके हाथ में तलवार है, काट देंगी। समझाया? इतनी बात है इसमें। अब क्या है, मान लो फ्यूचर में कभी भी फिर ये वायरस आया उसकी बॉडी में, तो फ्यूचर में टी सेल को याद रहेगा कि भाई साहब ये तो वही वायरस है जो पिछली बार मैंने मारा था, ये एक बार पिटने के बाद फिर दोबारा आ गया बॉडी में। फिर टी सेल क्या करेगी? फिर आ तू, फिर मारूंगी मैं तुझे, फिर टी सेल दोबारा भी मार देगी इसे। तो इसकी मेमोरी में सेव रहेगा कि हाँ ये वो ये मैं मार जो पहले मारा था मैंने जैसे, और इसकी मेमोरी में सेव रहेगा। तो ये फिर हैवी हो जाएगी टी सेल, फिर मार देगी, समझे। ऐसे काम करेगी ये वैक्सीन। अब वैक्सीन कौन कौन से टाइप की होती हैं ये जान लेते हैं। जो ये सेल जो ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बनी है ऑक्सफोर्ड की, ये कौन सी है? वायरल वेक्टर वैक्सीन। और भी कई तरह की ये वैक्सीन होती हैं, ये देख लेते हैं। एक होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ये क्या होती है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन उसको बोलते हैं जो क्या वायरस जो किल्ड हो जाता है ना, वायरस मर जाता है, उस वायरस से बनाई जाती है वैक्सीन, समझे। इसको बोलते हैं इनएक्टिवेटेड, समझे। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मैंने बता दिया ये नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर, ये ऐसे वायरस से ली जाती है जो नॉन रेप्लिकेटिंग होता है। अभी पूरा डिटेल में समझाया इसके बारे में। तो एक होती है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। इसमें क्या करता है? इसमें करते हैं जी, एक वायरस के एक पार्ट को ले लिया जाता है और उससे वैक्सीन बनाई जाती है, समझे। एक पर्टिकुलर पार्ट को ले लिया वायरस के को और उससे वैक्सीन बनाई जाएगी। और एक होती है आरएनए बेस्ड वैक्सीन। आरएनए का मतलब होता है जी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो वेक्टर जो ये नॉन रेप्लिकेटिंग वेक्टर वैक्सीन है जो एस्ट्राजेनेका है, ये कौन सी है? नॉन रेप्लिकेटिंग वेक्टर वैक्सीन। और ये क्या करेगी? डीएनए की फॉर्म में, याद रखना है आरएनए नहीं है, डीएनए की फॉर्म में ये इंजेक्ट करेगी। मतलब जब वैक्सीन को इंजेक्शन लगाया जाएगा, वैक्सीन को इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में दिया जाएगा, तो किस फॉर्म में दिया जाएगा? डीएनए की फॉर्म में लगाया जाएगा, ये याद रखना। आरएनए नहीं है ये। अगर क्वेश्चन में आ जाए ना आरएनए की फॉर्म में ये एस्ट्राजेनेका, गलत हो जाएगा बिल्कुल। ये डीएनए की फॉर्म में, ये याद रखना आपको। अब ये आरएनए एमआरएनए क्या होती हैं वैक्सीन? ये क्या करती हैं कि एक ऐसे मॉलिक्यूल्स को लेती हैं जो क्या करता है? स्पाइक प्रोटीन क्रिएट करता है इसमें भी, समझे। और बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है आरएनए की फॉर्म में। तो ये ऐसे काम करती है वैक्सीन। तो इसमें सिर्फ इतना ही था, बस वही लिखा है इसमें कि इम्यून सिस्टम को बढ़ा देंगे जाके। और एक डीएनए बेस्ड होती हैं जी, डीएनए बेस्ड वैक्सीन। ये क्या करती हैं? डीएनए मॉलिक्यूल्स को यूज करती हैं वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए, और एंटीजन से लड़ती हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देती हैं। इसमें इतना ही था। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जी फेशियल रिकग्निशन से। व्हाट इज़ फेशियल रिकग्निशन, ये जानना है। फेशियल रिकग्निशन का मतलब है जी, फेशियल का मतलब तो जी आपका चेहरा, समझे। और रिकग्निशन मतलब पहचानना। तो फेस का पहचानना एक टेक्निक है ये बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी होती है। मतलब बायोमेट्रिक का मतलब जीवन से संबंधित, आपका चेहरा आपका जीवन ही है ना, तो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आपका आधार कार्ड बना होगा तो फिंगरप्रिंट लिए और आइरिस स्कैन, आपकी आंखों को स्कैन किया, आइज़ को, समझे, और फिंगरप्रिंट। तो ऐसे ही इसमें फेस रिकग्निशन करते हैं आप। अब तो फ़ोन भी ऐसे आ रहे हैं, आपने देखा है फ़ोन से ही लॉक खुल जाता है। तो इसी तरह से काम करती हैं ये। फ़ोन का लॉक है जो फेस से ही खुल जाता है, फेस दिखाया और आपका लॉक खुल गया फ़ोन का, समझे। तो यही टेक्निक होती है फेशियल रिकग्निशन। इसके फीचर क्या होते हैं जानेंगे आगे।
इसमें होता क्या है कि ये फ़ोटोज़ वगैरह या वीडियोज़ वगैरह पीपल की जो होती हैं उस पे बेस्ड होता है। फ़ोटो वीडियो को इसमें क्या सेव कर लेते हैं और उससे पहचानने की कोशिश करते हैं पीपल को, समझे। या तो सीसीटीवी फुटेज की वजह में कोई सेव हो गया कोई पिक्चर, उसकी उसकी सहायता से। और ये टेक्नोलॉजी क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी होती है। वो यूज़ होती है किसके लिए, मैचिंग के लिए, फाइंडिंग के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ये क्या है। देखो जी, जब मशीन ना इंसान की तरह सोचना शुरू कर देना, ये मशीन है कोई, समझे। जब ये मशीन इस पर्सन की तरह सोचना शुरू कर देना, समझ लो ये मशीन हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मशीन हो गई, समझे। जब मशीन थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस इंसान की तरह हो जाए, खुद ही डिसीजन ले ले, ऑन इट्स ओन इट टेक इट्स डिसीजन, जब हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। तो जब ये यूज़ करती है मैचिंग के लिए और पैटर्न फाइंडिंग के लिए ये टेक्नोलॉजी, तो उसे बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क याद रखना है। अब इससे रिलेटेड क्या नुकसान है फेशियल रिकग्निशन टेक्निक से। देखो जी, नुकसान ये है, एक तो एग्जांपल दिया गया है कि कोर्ट ने क्या है पुलिस को अलाउ किया था कि आप फेस रिकग्निशन को यूज कर सकते हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने परमिशन दी थी कि कोई भी बच्चा जो खो गया है ना, मिसिंग चिल्ड्रन को ट्रैक करने के लिए, कोई भी बच्चा खो गया उसे ट्रैक करने के लिए, ढूंढने के लिए फेस रिकग्निशन टेक्निक का यूज कर सकते हो। लेकिन करते क्या है पुलिस, बहुत बार दूसरे पर्पज़ के लिए इस डेटा को यूज़ करते हैं। मान लो किसी वाइडर सिक्योरिटी के लिए, क्या और भी कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, जांच करनी है, क्या कोई सर्विलेंस करनी है, किसी की निगरानी करनी है और किसी अपराधी को पकड़ना है, या किसी मिसयूज एक तरह से पुलिस और कामों में करती है इसे। तो ये एक परेशानी है जी। एक बार मान लो फेशियल रिकग्निशन आपका डेटा ले लिया, चेहरा की फ़ोटो ले ली, तो उसे बहुत सारे कामों के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये इससे कंसर्न है, प्रॉब्लम है। इससे बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है जी, एक तो क्रिमिनल जो अपराधी होगा उसको आसानी से आइडेंटिफिकेशन किया जा सकेगा, वेरीफाई किया जा सकेगा। दूसरा, भीड़ में भी, क्राउड में भी क्या है कि इजी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। मान लो बहुत सारे भीड़ है, यहाँ पे बहुत सारे पीपल हैं, तो भीड़ में भी चेहरे की वजह से पहचान सकते हैं, क्योंकि मशीन है, मशीन तो पहचान लेगी ना। एक बार उसमें आपका फेस एंटर कर दिया तो जो भी फेस उससे मैच होगा पहचान लेगी। दूसरा, जो डिपार्टमेंट होता है पुलिस डिपार्टमेंट, उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी ये फ़ायदा करेगी। क्राइम को कम करने में, रिड्यूस करने में, जल्दी ढूंढने में, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। दूसरा, वही आपका जो फेक आईडीज़ वगैरह हैं इनको रिड्यूस करने में कम करेगी। अभी नीड ऑफ द आवर क्या है ये देख लेते हैं, मतलब ज़रूरत क्या है। देखो जी, सुप्रीम कोर्ट ने ना एक जजमेंट दिया था, पुट्टा स्वामी जजमेंट। इसमें कहा था जो राइट टू प्राइवेसी है ना, वो फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू प्राइवेसी। क्या है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी। ये किस में कहा था, पुट्टा स्वामी जजमेंट ने। तो आइए आ जाए, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। यस, फंडामेंटल राइट है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर गवर्नमेंट यूज करती है डेटा को इस हिसाब से कि अगर किसी कानून में दिया नहीं गया है, कि मान लो गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया है, कोई लॉ नहीं बनाया है, एक्ट नहीं बनाया है कि जिसमें ये दिया हो कि इस जो फेस का डेटा है या कोई भी बायोमेट्रिक डेटा है वो इस काम के लिए यूज किया जाए, और वो लॉ में नहीं है, तो ये क्या है, राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिजमेंट होगा, उल्लंघन होगा, वायलेशन होगा, समझे। ये केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बारे में इतना ही था जी। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जी इथेनॉल प्रोडक्शन से रिलेटेड। इथेनॉल प्रोडक्शन से क्या है, अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि पहले क्या है, इथेनॉल बनता था मोलासिस से। मोलासिस क्या होती है, अवशेष होता है जी, एक तरह से अवशेष, जो फसल से, जैसे कोई क्रॉप कल्टीवेशन किया उससे जो रेजिड्यू बच जाता है ना, रेजिड्यू इंग्लिश में बोलते हैं, रेजिड्यू या अवशेष, रेजिड्यू। तो उसको, उससे एथेनॉल बनाते थे। एथेनॉल ये एक फ्यूल होता है जी, ईंधन, जो काम आता है गाड़ियों में चलाने के लिए, एक मशीन वगैरह को चलाने के लिए। तो मोलासिस क्या होता है, जो राइस होता है ना, राइस कल्टीवेशन, धान की खेती, पैडी की कल्टीवेशन, आपने धान निकाल दिया और बाद में वो बच जाता है ना, जो चारा यूज होता है भैंस के लिए, पशु के लिए, कैटल्स के लिए, एनिमल्स के लिए, तो उसी को बोलते हैं मोलासिस, समझे। तो उससे एथेनॉल बनता था। लेकिन अभी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है जो फूड ग्रेन होते हैं ना, ग्रेन, उनसे भी बनाया जाए।
ये स्कीम एक्सटेंड कर दी है। फूड ग्रेन जैसे बार्ले, बार्ले मतलब जौ, मेज, कॉर्न, मक्का या राइस, इनसे भी इथेनॉल बनाया जाए। जो सरप्लस फूड बच जाता है ना, मान लो हमारे इंडिया में 1000 टन फूड प्रोडक्शन हुआ, तो क्या है कि मान लो 500 टन ही यूज हुआ खाने के लिए और 500 टन बच गया, तो ये वेस्ट हो जाता है। बहुत सा जो अनाज है ऐसे ही सड़ जाता है। तो गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया है जो सरप्लस जो भी फूड ग्रेन है उसको यूज़ किया जाए इथेनॉल बनाने में, समझे। और ये टारगेट अचीव करने के लिए कि 2030 तक 20% इथेनॉल होना चाहिए ब्लेंडिंग पेट्रोल में, समझे। ये गोल है 2030 तक 20% कितना होना चाहिए इथेनॉल, 20% पेट्रोल में मिक्स होना चाहिए, समझे। अब ये इथेनॉल जो ब्लेंडिंग पेट्रोल है ये 2003 में लॉन्च किया था ये प्रोग्राम, कि जो इथेनॉल है वो पेट्रोल में मिलाया जाए। 2003 में प्रोग्राम शुरू किया था पायलट बेसिस पे। पायलट बेसिस का मतलब होता है जी एक पहले पर्टिकुलर एरिया में इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, लागू करके देखते हैं, फिर पूरी कंट्री पे लागू किया जाता है। अगर वहाँ पे सफल हो जाता है तो इसका टारगेट यही है कि जो ये एथेनॉल होता है इन्वायरमेंट फ्यूल होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल, मतलब इससे पॉल्यूशन कम होता है, धुआं वगैरह कम निकलता है, कार्बन एमिशन कम होता है, समझे। इथेनॉल किससे प्रोड्यूस हो सकता है, शुगर केन से भी हो सकता है, गन्ना से, या मेज, कॉर्न, आपका मक्का, वीट से भी हो सकता है। दूसरा पहले क्या है कि जो इथेनॉल है मेनली प्रोड्यूस होता था शुगर केन मोलासिस से। शुगर केन जो गन्ना होता है, गन्ना का अवशेष रेजिड्यू बच जाते हैं, उनसे फर्मेंटेशन प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है, समझे, इंडिया में अभी तक मेनली। और ये इथेनॉल क्या है, मिक्स्ड किया जाता है गैसोलाइन के साथ ही, मतलब पेट्रोल के साथ ही, ताकि कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। ये आगे यही लिखा है कि देखो इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेन करता है, और फ्यूल जो कम्बस्ट होता है ना, जब फ्यूल ईंधन जलता है तो जो इमिशन होता है ना, इमिशन वो फ्यूअर इमिशन होता है, कम इमिशन होता है, जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है और पॉल्यूशन कम होता है, समझे। और ये इथेनॉल क्या है, एक रिन्यूएबल फ्यूल समझा जाता है। रिन्यूएबल का मतलब जिसे रिन्यू किया जा सके, मतलब जिसे दोबारा बनाया जा सके। जैसे आपका क्या है, क्रॉप रेजिड्यू वगैरह है, बचा है जो अवशेष मोलासिस, तो क्या है ये तो खेती होती रहेगी, बचते रहेंगे तो बनता रहेगा इनसे, समझे। तो इसमें इतना ही था, चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है जी अप्सा से रिलेटेड। ये जी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये अभी न्यूज़ में क्यों था, अभी न्यूज़ में इसलिए था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, हमारा गृह मंत्रालय, उसने नागालैंड को डिक्लेयर कर दिया, पूरे इंटायर स्टेट को, नागालैंड को, पूरे नागालैंड स्टेट को डिक्लेयर कर दिया डिस्टर्ब एरिया। कितने दिन के लिए, 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। इस एक्ट के अंदर होम मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर कर दिया नागालैंड को, समझे। डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया है जो पूरे नागालैंड को कंप्राइज करेगा। और ये आर्म फोर्सेस क्या है, ये सिविल जो पावर है, मतलब वहाँ की पुलिस है, उसके साथ मिलके काम करेंगी कि वहाँ पे कोई रिवॉट वगैरह या कोई डिस्प्यूट झगड़ा वगैरह ना हो। ये अफसा का मतलब क्या है जी, ये क्या है, पब्लिक में ना, मतलब शांति वगैरह हारमोनी बनाए लेने के लिए, मतलब मेंटेन पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जाता है। और ये पावर किसको दी गई है डिक्लेयर करने के लिए, जैसे मान लो पहले ये देखते हैं कि जब कोई भी एरिया डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, अभी जैसे होम मिनिस्ट्री ने नागालैंड को कर दिया, तो इसके इफेक्ट क्या होंगे, क्या प्रभाव होंगे, कि जो आर्म फोर्सेस होती है ना, जो पैरामिलिट्री फोर्स, जैसे वहाँ पे जैसे असम राइफल है, असम राइफल डिप्लॉय है। असम राइफल एक पावर है, मतलब आर्म फोर्स है जी। और या फिर जैसे बीएसएफ हो गई, कोई भी जैसे पैरामिलिट्री फोर्स हो गई, तो इनको पावर देता है ये एक्ट। क्या पावर देता है, मान लो इन आर्म फोर्सेस के पास पावर है, मतलब एक तरह से जो सेंटर की पुलिस है ये मान लो असम राइफल, समझे। तो इसके पास पावर आ जाती है जब किसी एरिया को डिक्लेयर कर दिया जाता है, डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो क्या पावर होती है, पावर ये होती है जी, अगर उस एरिया में 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन एक साथ वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये क्या है, उन्हें वार्निंग दे सकती है ये आर्म फोर्स, जो सेंट्रल पुलिस है, आर्म फोर्स है, और उनसे कह सकती है आप प्लीज़ अलग अलग हो जाइए, वरना वो क्या है, अगर वो वार्निंग नहीं मानेंगे तो एक गोली, डायरेक्ट गोली चला सकते हैं, मार सकते हैं, समझे, इतनी पावर होती है। दूसरा, अगर मान लो इनको संदेह है, किसी पे सस्पिशियन है, तो जाके उसके घर में आर्मी क्या है, किसी को भी अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, बिना वारंट लिए ना किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। और दूसरा, किसी के घर में सर्च कर सकती है, किसी पे शक है, मान लो यहाँ पे आतंकवादी एक्टिविटी हो सकती हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती हैं, तो किसी के घर में जाके ये सर्च कर सकती है, खोज कर सकती है, समझे। और नेक्स्ट क्या है इसमें,
अगर कोई पर्सन अरेस्ट कर लिया एक बार आर्मी ने, आर्म फोर्स ने, तो इसे वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसको सौंप सकती है और उस पर केस चल सकता है। अब एरिया को डिक्लेयर कौन करता है ये देखते हैं। डिस्टर्ब एरिया को डिक्लेयर कौन करता है, कौन कौन कर सकता है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपना सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, समझे। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है जी। और कब कर सकती है, जब कर सकती है मान लो वहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो रहा है, विवाद हो रहा है, डिफरेंसेस हो रहा है, किसके बेस्ड पे सॉरी मेंबर ऑफ कोई डिफरेंस धर्म के, भिन्न जाति के लोग या प्रजाति के लोग, या भाषा के आधार पे, या एरिया के आधार पे, रीजनल के आधार पे, या जाति के आधार पे, कास्ट के आधार पे, या फिर कम्युनिटी या दल के आधार पे कोई डिस्प्यूट हो रहा है, दो मान लो 2-3 जाति धर्म के बीच में वहाँ पे विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो तब उसे रोकने के लिए ये जो एक्ट है वहाँ पे लागू कर दिया जाता है। और ये अफसा जो एक्ट है इसके सेक्शन 3 में दिया गया है, समझे, इसकी धारा में। डिक्लेयर कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, समझे। या फिर गवर्नर उस स्टेट का, मान लो नागालैंड का गवर्नर भी डिक्लेयर कर सकता है किसी स्टेट का जहाँ पे लागू है। दूसरा, जो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, क्या होता है जी, गवर्नर होता है स्टेट में, और गवर्नर की जगह पे यूनियन टेरिटरी होते हैं ना, उनमें एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं उसे, एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो भी डिक्लेयर कर सकता है। तो 3 अथॉरिटी हैं जो डिक्लेयर कर सकती हैं किसी को भी डिस्टर्ब एरिया। और ये एक बार मान लो डिक्लेयर कर दिया, पहले थोड़ी डिटेल जान लो इसका। ये सबसे पहले ना 1958 में लाया गया था ये एक्ट, अफसा एक्ट, समझे। अफसा एक्ट 1958 में किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत है, नॉर्थ ईस्ट के लिए, कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती थी, यहाँ पे रियोट्स वगैरह, झगड़े वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी, इसे रोकने के लिए 1958 में लाया गया। तो फिर ये एक्सटेंड कर दिया गया 1990 में जम्मू कश्मीर के लिए भी, ठीक है। अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है और नॉर्थ ईस्ट में भी। लेकिन इसी के रिव्यू के लिए ना कई बार कमेटी बैठाई गई कि ये सही है एक्ट या सही नहीं है। एक कमेटी बैठी थी 2004 में, वो उसका नाम था कमेटी का जस्टिस BP जीवन रेड्डी कमेटी, इसने हेड किया था। ये 5 मेंबर कमेटी है। इसने सलाह दी थी, एडवाइस किया था कि जो नॉर्थ ईस्ट में है ना, इस एक्ट को रिपील कर दिया जाए। रिपील का मतलब है जी, मतलब हटा दिया जाए, समझे। और उसने क्या रिकमेंड किया था, उसने रिकमेंड किया था इस जीवन रेड्डी कमेटी ने कि जो अप्सा है ना, उसकी जो प्रोविज़न है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट है ना 1967 का, इसमें ही डाल दी जाए, अलग से कोई एक्ट ना हो, समझे। जो ये एक्ट है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 का, इसी में इसकी प्रोविज़न जोड़ दी जाए जो इम्पोर्टेंट है, और अलग से ना बनाया जाए। और जो ये एक्टिविटीज़ हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़, ये मॉडिफाई होनी चाहिए क्लियरली। और जो आर्म फोर्स की पावर है ना, पहले पैरामिलिट्री फोर्स की और आर्म फोर्स की, इनकी पावर क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए कि ये क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं। तो ये उसने बोला था। दूसरा क्या था कि एक ग्रीवेंस सेल बनाई जाए ईच डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे आर्म फोर्स ना डिक्लेयर है, मतलब डिप्लॉय है। मान लो यहाँ पे आर्म फोर्स असम राइफल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस है जी, ये असम राइफल यहाँ पे डिप्लॉय है आर्म फोर्स। तो यहाँ पे एक ग्रीवेंस सेल बनाई जाए ताकि इन जो पर्सन रहते हैं ना यहाँ पे पीपल, उनका कोई दुख के निवारण के लिए कि इन पे कोई अवैध गतिविधियाँ तो नहीं कर रही हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्म फोर्स है ये, तो इनके खिलाफ भी ना एक वो होना चाहिए मैकेनिज़्म लोगों के पास कि इनके खिलाफ भी केस लिख सकें ताकि ये मिसयूज़ ना कर सकें एक्ट का। तो उसने कहा था ग्रीवेंस सेल बनाई जाए, समझे। और जो 5th रिपोर्ट आई थी ना सेकंड ARC की, मतलब सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है जी। इसने बहुत सारी टॉपिक पे ना अपनी एडवाइस दी है। तो इसकी 5th रिपोर्ट आई थी। इसने 5th रिपोर्ट में बोला था कि अप्सा को रिपील कर देना चाहिए। इसने भी बोला था रिपील का मतलब है जी रिमूव, हटाना, हटा देना चाहिए अप्सा को। इसमें इतना ही था जी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी प्रगति। अभी 34th इसका मीटिंग हुआ है प्रगति का। प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया है जो 34th मीटिंग हुई है, उसने अध्यक्षता की है इस मीटिंग की। ये होता क्या है इस मीटिंग में, ये प्रोग्राम होता है जी ग्रीवेंसेस, मतलब दुख निवारण के लिए। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है कि कोई परेशानी वगैरह उसके हल के लिए, सॉल्यूशन के लिए ये प्रोग्राम है। इसकी फुल फॉर्म क्या है प्रगति की, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। मतलब काम क्या है इसका, काम ये है जी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो कॉमन मैन है ना उसकी जो समस्याएं सुनी जाती है,
कि ये देखा जाता है, मान लो ये जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग हुई है, इसमें ये देखा जाता है कि जो भी या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम योजना है, मान लो आयुष्मान भारत योजना है और ये हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो ये देखा जाता है कि ये स्कीम सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, लोगों का जो समस्या है उसको सुलझा रही है या नहीं सुलझा रही है, समझे। मॉनिटरिंग करती है, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू द इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट के स्टेट और प्रोग्राम को, दोनों को ये क्या करती है, रिव्यू करती है, मॉनिटर करती है, कि देखती है कि सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। और ये ई अकाउंटेबिलिटी, ई ट्रांसपेरेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे इंटरनेट के थ्रू ये मीटिंग होती है, तो इस वजह से इसको ई ट्रांसपेरेंसी और ई अकाउंटेबिलिटी बोला है। दूसरा डिजिटल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता है, सब यही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वही इंटरनेट के थ्रू जी, जैसे आप जूम पे कॉल करते हो ना, ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती है प्लेटफॉर्म। और ये थ्री टियर सिस्टम है, ये याद रखना आपको। कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं जब ये मीटिंग होती है, एक तो पीएमओ अपने प्रधानमंत्री जी, एक यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज, जो यूनियन गवर्नमेंट का सेक्रेटरी होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी, समझ रहे वो। और तीसरे तीसरे कहते हैं जी चीफ सेक्रेटरी, स्टेट का जो मुख्य सेक्रेटरी होता है ना, चीफ सेक्रेटरी, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो थ्री टियर सिस्टम, ये लाइन याद रखनी है, ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। थ्री टियर सिस्टम है जहाँ पे पीएमओ, स्टेट का चीफ सेक्रेटरी और गवर्नमेंट के सेक्रेटरी। बस इसमें यही है जी, ये डिज़ाइन की गई थी जब सिस्टम, किसके साथ मिलके, एनआईसी, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर ने मिलके इसे डिज़ाइन किया था, प्रोएक्टिव को। तो इसके बारे में इतना ही है। प्रोएक्टिव जो गवर्नेंस है, प्रगति है जो ये आपकी एनआईसी के साथ मिलकर डिज़ाइन किया था इसको। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जी आकाश मिसाइल से रिलेटेड है। अभी कैबिनेट ने ना अप्रूव कर दिया है, कैबिनेट आप जानते हो ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना जो हमारे, इसको हेड करते हैं पीएम साहब। इसमें कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, आपके फॉरेन मिनिस्टर, समझे, ये मेन जो होते हैं ना मिनिस्टर, ये कैबिनेट मिनिस्टर में आते हैं। ये जान लो बस, इतना मोटा मोटा सा आपने पढ़ा भी होगा, लक्ष्मीकांत में अच्छे से दिया है कैबिनेट के बारे में। लेकिन हमारे एक बात याद रखनी, कैबिनेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना ओरिजिनली कैबिनेट का कोई वर्ड ना मेंशन नहीं था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है, कैबिनेट का जो कोई भी वर्ड मेंशन नहीं था हमारे संविधान में, लेकिन कैबिनेट का वर्ड जोड़ा गया बाद में, और ये आर्टिकल 352 में है, सिर्फ एक बार ही लिखा हुआ है कैबिनेट का, ठीक है ये। अब आकाश मिसाइल से पढ़ते हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि आकाश मिसाइल को एक्सपोर्ट किया जाए, निर्यात किया जाए, हमारे यहाँ से बेचा जाए दूसरे देशों में, ये अप्रूवल दिया है। कौन सी, आत्मनिर्भर भारत के अंदर, कौन सी योजना के अंदर, आत्मनिर्भर भारत के अंदर की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, और जो डिफेंस इक्विपमेंट है, मिसाइल्स वगैरह, इनको बेचा जाए दूसरे देशों में। आकाश मिसाइल है क्या, ये देख लेते हैं। ये जी आकाश मिसाइल दिखाई दे रही है आपको, इसकी रेंज कितनी होती है, 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर दूर तक ना अपने टारगेट को ये मार सकती है, समझे। और ये पूरी इंडिजिनाइजेशन है, इंडिजिनस वैक्सीन है, मतलब इंडिजिनस मिसाइल्स है जी, वैक्सीन नहीं मिसाइल है। मिसाइल इंडिजिनस का मतलब होता है जी भारत ने बनाई है, और 96% इंडिजिनस है, समझे, मतलब मोस्टली भारत ने बनाई है। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर क्या है जी, ये रखिए ना सरफेस पे, पृथ्वी के तल पे, सरफेस से एयर में दागी जाती है ये। मान लो कोई यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर, ये तो कुछ और ही बन गया। मान लो ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है आपका, समझे, हेलीकॉप्टर मान लो जी, और ये यहाँ सरफेस पे मिसाइल रखी है, तो एयर में ये ना स्ट्राइक करेगी, एयर में, इसलिए बोलते हैं सरफेस टू एयर। तो सरफेस से एयर में अपने जो टारगेट है उसको भेज देगी, मार देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी इसको, इसलिए सरफेस टू एयर। और उसकी रेंज मैंने बताई थी 25 किलोमीटर। और 2014 में ये इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर दी थी, और 2015 में इंडियन आर्मी में, समझे। और क्या है जी इसमें, अभी कमेटी ने क्या है, एक्सपोर्ट के लिए अप्रूवल दिया है। तो इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट है जी, ये यहाँ पे लिखा है, ये देखो, ये बार बीच में तो कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टारगेट है कम से कम $5 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट से अचीव किया जाए, समझे। स्ट्रेटजिक डिफेंस इम्प्रूवमेंट एक्सपोर्ट से, मतलब जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट हैं वगैरह को बेच के कम से कम $5 बिलियन कमाए जाएँ, अचीव किए जाएँ, ये इसका टारगेट है जो अभी अप्रूव किया है। और ये आकाश
साल के बारे में ये कोई स्टेटमेंट कोई सही नहीं है। इंडियन एयरफोर्स में डिप्लॉय कर चुके हैं, ये वहीं ऊपर लिखा हुआ है। तो आज की जो न्यूज़ है ये इतनी थी। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन के लिए तैयार हो आप करने के लिए? बोलो यस। यस, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये जी क्वेश्चन आ गया जी। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया बॉर्डर भूटान से कौन कौन से स्टेट बॉर्डर लगाते हैं, ये बताना है आपको। भूटान से हमारे कौन कौन से स्टेट बॉर्डर लगाते हैं? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। आपके ऑप्शन है जी ये 124, 15235, 1235। बताओ जी इनमें से कौन सा आएगा? देखो जी, सिक्किम लगाता है, वेस्ट बंगाल लगाता है, असम लगाता है, बिहार नहीं लगाता, अरुणाचल प्रदेश लगाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 5। 1 2 3 5 किस में है? डी में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसी का करेक्ट, डी। कैसे लगाता है ये देख लो आप। ये जी नॉर्थ ईस्ट का मैप, ये आपका वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल यहाँ तक फैला हुआ है। तो कोई वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लग रहा है भूटान से। ये अरुणाचल प्रदेश, इसका बॉर्डर लग रहा है। ये असम है, असम का बॉर्डर लग रहा है। और ये सिक्किम है, सिक्किम का लग रहा है। तो ये जी 4 स्टेट हैं जो बॉर्डर लगाते हैं। बिहार इधर रह जाता है, देखो बीच में वेस्ट बंगाल आ जाता है, समझे? इसलिए बिहार नहीं आएगा। और याद रखना है आपको, बिहार ना सिक्किम से भी नहीं लगाता है बॉर्डर। बिहार नेपाल से लगाता है लेकिन, क्योंकि बीच में वेस्ट बंगाल आ जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी प्रगति के बारे में, जिसके बारे में अभी पढ़ा है। प्रगति के बारे में कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको, कौन सी गलत स्टेटमेंट बताना जी। ये इट इज़ ए 3 टियर सिस्टम, या कि 3 टियर सिस्टम है क्या? प्रगति प्लेटफॉर्म मेक्स यूज़ ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी ओनली। क्या ये सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को यूज करती है, केवल इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जियो स्पेशल? सी है जी द प्लेटफॉर्म इज एम्ड एट एड्रेसिंग कॉमन मैन्स ग्रीवेंस। जो कॉमन मैन है, साधारण आदमी, उसके जो समस्या है उसको हल करने के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज होता है क्या? डी है जी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर रिव्यूड थ्रू प्रगति। प्रगति के द्वारा जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम, योजनाएं, स्कीम चलाई जा रही हैं, उनको मॉनिटर किया जाता है क्या? पता लगाया जाता है सही इंप्लीमेंट हो रही हैं, लागू हो रही हैं कि नहीं। बताओ जी कौन सा इनकरेक्ट है, गलत बताना। देखो जी 3 टियर सिस्टम है, मैंने बताया था अभी आपको, बताया था ना 3 टियर। मैंने कहा था इसमें पीएमओ प्रधानमंत्री जी और यूनियन गवर्नमेंट का सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी स्टेट के पार्ट लेते। तो फर्स्ट तो सही है। बात आ गई जी सेकंड पे। सेकंड गलत है जी, सिर्फ इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जियो स्पेशल नहीं होता जी, और भी टेक्नोलॉजी में ओनली लग गया ना, ओनली की वजह से ही गलत हो गया, याद रखना है ओनली। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कॉमन मैन के दुख के निवारण, मतलब समस्या क्या है उनके निवारण के लिए काम करती है, कॉमन मैन ग्रीवेंसेज, ये सही है बिल्कुल। और डी भी सही है। स्टेट और दोनों सेंट्रल और स्टेट दोनों की स्कीम को ये मॉनिटर करता है। तो आंसर क्या हो गया हमारे यहाँ पे? बी। इनकरेक्ट बताना था हमें, तो बी आंसर हो जाएगा, समझे? चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सी बॉर्डर्स टर्की इन द नॉर्थ। ये मैंने ब्लैक सी कराया था जी आपको, रेड सी भी कराया था आपको, कैस्पियन सी कराया था। 3-3 4-4 मिनट की वीडियो पड़ी हुई है जी, जाके आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पे, स्टडी थ्रू मैप। तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। नीचे देखो करंट विद जीएस लिखा होगा, उस पर क्लिक करो, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे होगा, देख सकते हो। तो इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा है कि टर्की के नॉर्थ में, उत्तर साइड में, उत्तर दिशा में कौन कंट्री जो सी है, समुद्र बॉर्डर करता है? मेडिटेरियन सी है क्या, ब्लैक सी, एजियन, मरमरा? इसका सही आंसर है जी ब्लैक सी है इसके नॉर्थ में। और ब्लैक सी के नॉर्थ में अजोब सी। ये सारे मैंने डिटेल में कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है सब बताया है ब्लैक सी के बारे में, तो आप जाके देख सकते हो। और एजियन सी तो इसके साउथ में है टर्की के, मेडिटेरियन सी भी साउथ में है। और मरमरा सी तो इसके अंदर, ये टर्की के चारों तरफ से टर्की ने घेरा हुआ है इसको। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की थी जब कोरोना शुरू हुआ था, तब गवर्नमेंट ने। इसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, ये देखना कौन सी सही है आपको। पहली है जी पीएम स्वनिधि स्कीम इज ए क्रेडिट फैसिलिटी दैट प्रोवाइड स्ट्रीट वेंडर्स ए कोलेटरल फ्री लोन ऑफ 1 लाख रुपीज़ विद लो इंटरेस्ट रेट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्या ये जो स्ट्रीट वेंडर का मतलब होता है जी, जो गली में ठेले लेके सब्जियां वगैरह सामान वगैरह बेचते हैं ना, उन्हें कहते हैं स्ट्रीट वेंडर। तो क्या है उनके लिए जिनमें 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा बिना किसी जमानत के, कोलेटरल मतलब बिना किसी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, बिना किसी सिक्योरिटी के 1 लाख रुपए का लोन 1 साल के लिए दिया जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है जी
ये पैकेज आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंदर ही दिया जाता है। थर्ड कह रही है इसे सिडबी इम्प्लीमेंट करेगी। सिडबी क्या है जी? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सिडबी क्या है जी? सिडबी 1990 में बनाया था जी। इसको लघु उद्योग होता है ना, जो हमारे छोटे उद्योग, उनको प्रमोट करने के लिए, समझे, सिडबी को। और इसमें भागीदारी कौन कौन सी की होती है सिडबी में, ये देख लो आप। सिडबी है जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें ना शेयर होल्डर हैं जो इसके, इसमें गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, LIC भी है और नाबार्ड भी है। सबसे ज़्यादा हिस्सा नाबार्ड का है, समझे, सबसे ज़्यादा हिस्सा ये नाबार्ड। नाबार्ड ये जी एग्रीकल्चर बैंक है जी, नाबार्ड। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी सिडबी में नाबार्ड की। अब ये देखते हैं 1990 में बना था ये। अब ये पूछा है स्वनिधि स्कीम है जो ये सिडबी इम्प्लीमेंट करता है क्या? स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी आपको। पहली दूसरी सही है, 1 3 2 3 या 2 ओनली, बताओ जी। देखो जी पहली बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1 लाख रुपए का लोन नहीं देंगे, सिर्फ 10,000 रुपये का लोन देगी गवर्नमेंट, इसलिए गलत है। 10,000, तो पहली गलत हो जाती है। दूसरी बिल्कुल सही है, ये आत्मनिर्भर भारत के अंदर ही लॉन्च की थी। और तीसरी भी सही है, सिडबी इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो 2 और 3 सही हो जाएंगे, सी आंसर हो जाएगा इसका, सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी सूल पनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, ये बताना आपको। अभी न्यूज़ में दिखी गई थी सूल पनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तमिलनाडु, गुजरात, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। ये जी गुजरात में, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी प्रोक्सिमा सेंचुरी से रिलेटेड न्यूज़ आई थी जी कुछ 1-2 दिन पहले, तो बताना है क्या है ये। क्लोजेस्ट स्टार टू द सन है क्या? सन के नज़दीक हमारा स्टार है सन, उसके नज़दीक कोई दूसरा स्टार है क्या? ये तारा है क्या? या फिर एक्सो प्लानट है हैबिटेबल जोन में? या न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, पनडुब्बी है क्या ये कोई न्यूक्लियर पावर्ड? या इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सैटेलाइट है क्या? कोई सैटेलाइट है क्या ये जो निगरानी करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस? ये है जी ए आंसर इसका, क्लोजेस्ट स्टार सन, क्लोजेस्ट स्टार टू द सन। मतलब हमारा सन है ना जो, ये स्टार है, तारा है एक, समझे, जो ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्यूशन। तो सन सबसे नज़दीक जो स्टार है ना हमारी सिस्टम में अर्थ के, वो है जी कौन? सन। और सन के बाद कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो स्टार है सन के नज़दीक, सबसे नज़दीक स्टार यही है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, याद रखना है। न्यूज़ में क्या था? क्योंकि जी इससे कुछ वेव आ रही हैं, उनको डिटेक्ट किया है, अभी पता लगाया है साइंटिस्टों ने, इसलिए न्यूज़ में था। अगला है जी सनस्पॉट से बारे में। सनस्पॉट क्या है? इनसे स्टेटमेंट दी हुई है, इनके रिगार्डिंग ये पता करना है आपको कौन सी सही है कौन सी गलत। करेक्ट स्टेटमेंट, सनस्पॉट आर रीजन्स वेयर द सोलर मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसे रीजन है सनस्पॉट जहाँ पे सोलर मैग्नेटिक फील्ड है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है सनस्पॉट अपीयर डार्कर देन देयर सराउंडिंग बिकॉज दे आर ए फ्यू थाउजेंड डिग्रीज कूलर देन देयर सराउंडिंग। ये कह रहा है सनस्पॉट का जो एरिया ना, सन और ये स्पॉट पड़, इस पे स्पॉट पड़ गया कुछ सन पे, तो ये स्पॉट क्या है? डार्कर एरिया है क्या? इससे डार्कर है क्या जो सराउंडिंग एरिया है, जिसकी वजह से ये ठंडे होते हैं बाकी एरिया से? ये बताना है आपको कौन सा सही है। 1 2 या दोनों गलत? इसका आंसर है जी दोनों सही है, सी। क्योंकि ये भी सही है जी, क्योंकि सनस्पॉट पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, समझे। सनस्पॉट होते क्या है? ये सन है, सन पे ना ऐसे डार्क पेचेज बन जाते हैं, डार्क पेचेज स्पॉट, उन्हीं को बोलते हैं सन स्पॉट। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई होती है और टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। इस सराउंडिंग एरिया में होता है लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस, और इसमें लगभग ये रहता है 4000 सन स्पॉट पे होता है लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस, मतलब थोड़ा कम होता है। और ये थोड़ा डार्कर रहते हैं, थोड़ा अंधेरा सा दिखाई देता है सन पे, ऐसे हमें दिखाई नहीं देगा, ये टेलीस्कोप वगैरह से दिखाई देता है। तो इन्हीं को बोलते हैं सन स्पॉट। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी और सी आंसर हो करेक्ट। तो आज के डिस्कशन में सिर्फ इतना ही था। आपकी मर्ज़ी है जी अब क्या करना है, कमेंट, शेयर, लाइक। कल मिलेगी जी, कल के लिए क्या करो, वेट। और आपको फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर, हार्दिक शुभकामनाएं। और न्यू ईयर पर रिजोल्यूशन लेना है कि आपको क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है। टारगेट रखना है कि अच्छी आदतें अपनानी है और बुरी आदतें छोड़नी है। और अपने टारगेट को, जो भी आपका लाइफ में अचीव करने का टारगेट है, उसको सेट करके उस पर वर्क करना है, काम करना है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। तो धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच।